Hello students, I am your social studies teacher Navdeep. We have started social studies of class 7 in which we are doing chapter number 3 of social and political life. We have done almost more than half of this chapter. In my previous videos, I have discussed with you who is an MLA, how state government forms, and a debate in the Legislative Assembly. So today we will continue with rest of the topic. Only one topic is remaining of this chapter, that is working of government. गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. अभी जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिबेट भी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस डिबेट में अपोजिशन पार्टी के और रूलिंग पार्टी के दोनों के ही जो एमएलएज हैं वो अपने अपने इश्यूज़ सामने रखते हैं. ठीक है, तो फिर उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है. अब गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो हियर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये एक ही ऐसा प्लेस नहीं होता जहाँ पे सारे ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया या क्या एक्शन लिया. और भी बहुत सारे वेज़ होते हैं, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में बात करती हैं. तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था मेरे प्रीवियस वीडियो में, असेंबली में डिस्कशन हो रहा था, एमएलएज आपस में डिस्कशन कर रहे थे. इसके बाद फिर क्या हुआ, इस डिस्कशन होने के बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्योंकि यहाँ पे जो सारा डिस्कशन हो रहा था वो किससे रिलेटेड था, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड था. तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स के पब्लिशर्स, अलग अलग जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ से लोग इकट्ठा होके आए. वहाँ पे सभी मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे. मिनिस्टर ने जो जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वो सामने रखे मीटिंग में कि हमने ये वाले स्टेप्स लिए हैं. और रिपोर्टर्स फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया, इसको दूर करने के लिए क्या किया. तो सारे जो डिस्कशंस थे उनकी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में फिर रिपोर्ट भी दी जाती है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, दूसरे वीक के दौरान जो चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होते हैं ये पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं जहाँ के हेल्थ इश्यूज़ थे. वो वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं, वहाँ की फैमिलीज़ की सिचुएशन को देखने के लिए, कंडीशन को देखने के लिए. तो गवर्नमेंट देखती है कि वहाँ पे लोग कितने बुरी हालत में हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए जो इस तरह की फैमिलीज़ थी जिनके रिलेटिव्स वगैरह की डेथ हो गई थी या जिनके मेंबर्स की डेथ हो गई थी डायरिया की वजह से या बीमारी की वजह से, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए अनाउंसमेंट करती है कि इन लोगों को कंपनसेशन दी जाए. चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण नहीं है, बल्कि लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, इसके कारण भी है. तो इसके लिए इन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सैनिटेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए कहा. और साथ ही साथ जो पब्लिक वर्क्स का मिनिस्टर है उसको भी रिक्वेस्ट की गई कि वो अच्छे पानी की, साफ़ पानी की भी सप्लाई इस एरिया में करवाए. तो जैसे कि आपने देखा ऊपर, जो लोग पावर में होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, वो उन्हें एक्शन लेने पड़ते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए, पर वो खुद से नहीं लेते एक्शन. वो उन्होंने हर डिपार्टमेंट के जो हेड बनाए होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं. जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट. और उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स भी देने पड़ते हैं कि उन्होंने इसके लिए क्या स्टेप उठाए हैं. जो न्यूज़पेपर और मीडिया है वो इसकी प्रॉपर इन इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स देना पड़ता है. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हेल्ड करवाई जाती हैं. और गवर्नमेंट
खुद से भी डिसीज़न ले सकती है, कोई नए कानून बना सकती है सैनिटेशन से रिलेटेड या हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, जैसे कि वो ऐसे लॉ बना सकती है कि ये कंपलसरी है सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए कि हर अर्बन एरिया में एडिक्वेट टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो, एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाए हर विलेज में, और जो कुछ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर लॉज बनाने का काम भी किया जाए हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जो स्टेट के लिए लॉज बनाए जाते हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं, और जो पूरी कंट्री के लिए जो लॉज बनाने होते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट को आप क्लास 8th में डिस्कस करोगे। और एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे लोग ही होते हैं जो अपने एमएलएस को एज रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। तो जब लोगों ने एमएलएस को चुना तो एमएलएस की ड्यूटी होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने लोगों के लिए काम करें, अपनी जनता के लिए। जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं ना, वही रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो रूलिंग पार्टी के जितने भी जीते हुए एमएलएस होते हैं उसी में से कुछ एमएलएस को चूज़ कर लिया जाता है और उनको मिनिस्टर्स बना दिया जाता है। किसके मिनिस्टर्स? अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का हो गया या कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको हेड बना दिए जाते हैं और फिर वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के काम को देखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। इसमें आपने सीखा कि एमएलए कौन होता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है और कैसे असेंबली में डिस्कशंस होते हैं, और इसके अलावा अभी आपने आज लास्ट टॉपिक किया कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो ये सब आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पर। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। उस पर मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब आपको आगे वो चैप्टर मैं कंटिन्यू करवाऊँगी। उन 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ पीरियडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और पीरियडाइजेशन किस किस बेस पर किया जाता है ये डिस्कस किया था, और इसके अलावा पीरियडाइजेशन करते टाइम किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है ये आपके साथ डिस्कस किया था, और रीजन एंड एम्पायर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया है, लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया है। तो आज मेरी जो अब मैं आपके साथ उसी जो चैप्टर नंबर 1 था हिस्ट्री को, उसी को कंटिन्यू करने जा रही हूँ टुडे। उस चैप्टर में हम करेंगे एक तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। This is your history book and now we will continue chapter number 1 of history, tracing changes. Historians and their sources. See, here are some pictures of coins and palm leaves and pottery. So these are the sources which helps us to study history, to know about history. जो कॉइन्स हैं उनसे हमें पता लगता है, उनके ऊपर किंग्स की पिक्चर्स बनी होती हैं कि इसको कौन से किंग ने इशू किया था। और 700 CE से पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे पेपर नहीं था, तो तब उस टाइम पे जो राइटर्स या लोग थे वो पाल्म लीव्स के ऊपर राइट करते थे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। और उस टाइम पे पुराने मिट्टी के घड़े, पोट्री वगैरह ये सब हमें देखने को मिलता था। ये हमें वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनके बारे में बताता है कि वो किस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। नाउ इसके अलावा और क्या सोर्सेज थे? इनग्रेव्ड राइटिंग्स हमें देखने को मिलती थी, स्टोन्स के ऊपर खुदाई करके लिखा जाता था फर्स्ट पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो। और हमें लोगों के दबे हुए जो कंकाल हैं, बरियल साइट्स, ये सब हमें देखने को मिलता था। और हमें पुराने टाइम के आज भी देखने को मिलते हैं मॉन्यूमेंट्स। ये आप जो पिक्चर में देख रहे हो कुतुब मीनार है। तो इससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे कैसी हमारी हिस्ट्री थी, किन लोगों ने इन मॉन्यूमेंट्स को बनाया है। तो यहाँ पे जो आपको मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, कॉइनेज, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, पोट्री, इंस्क्रिप्शंस, पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड बरियल साइट्स,
इन सब के बारे में आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, सिर्फ इनमें से एक चीज़ है जिसके बारे में आपने 6 क्लास में नहीं पढ़ा, उसे अब आप पढ़ोगे, वो है पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इनके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा। तो पेपर के इन्वेंट होने से पहले लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे पेपर नहीं था, तो लोगों को लीव्स के ऊपर लिखना पड़ता था या फिर स्टोन में क्रेव करके खुदाई करके लिखा जाता था। स्टोन में खुदाई करके लिखना पत्थर में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और पाल्म लीफ पर लोग लिख तो लेते थे, पर उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करके रखा जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होते थे, नाजुक होते थे। तो 700 सीई में, सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, ठीक है। 700 सीई में चीज़ें चेंज हुई, और जो चाइनीज़ थे उन्होंने पेपर को इन्वेंट किया, उन्होंने पेपर की डिस्कवरी की। तो तब से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे संसार में पेपर का चलन स्टार्ट हो गया। अब लोगों ने पेपर पर लिखना स्टार्ट कर दिया। टेक्सचुअल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 8th सेंचुरी में फिर क्या हुआ? 700 सीई का मतलब 7 सेंचुरीज़, उसके बाद 800 वाली को 8th सेंचुरी बोला जाएगा। सेंचुरी 100 ईयर्स को बोलते हैं। तो 8th सेंचुरी में जब पेपर अराइव हुआ, इंडिया में पहुंचा, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स तब तक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। अब जो हिस्टोरियंस थे वो अपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स वगैरह जो भी उन्हें काम करना होता था, सारा कुछ अब वो पेपर पर करते थे। नाउ ओपन योर बुक एंड नाउ वी विल रीड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज सेक्शन गिवन on page number 3 of your NCERT book. Now, what about new and old terminologies? How we will study in this chapter this topic? So, see, कई बार क्या होता है कि अगर हम काफ़ी पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम पे जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें ना, तो इतना टाइम पीरियड निकल गया, तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज थी उनका मॉडर्न टाइम में कैसे मीनिंग चेंज हो गया है। तो जो हिस्टोरियंस हैं, जब वो पुराने सोर्सेज से, पुराने रिटन मटेरियल से हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और कहाँ कहाँ पे उनको अलर्ट अवेयर रहना पड़ता है, वो सब हम देखेंगे। तो अब देखो, टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती है। वैसे ही जो पहले पुराने टाइम में किसी और लैंग्वेज में मटेरियल को लिखा गया होगा, अब किसी और लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, तो इस सब के कारण थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो कैसे, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, हिंदुस्तान वर्ड लिखा है सेकेंड पैराग्राफ में। तो जो हिंदुस्तान है, आजकल अगर हम बात करें, हिंदुस्तान का मतलब हम इंडिया समझते हैं, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है। पर 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज ने इस वर्ड को यूज़ किया था। उसने पर्शियन में इस वर्ड को यूज़ किया था, और उसका मतलब था इस वर्ड से पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जितना भी लैंड एरिया था, उसने इसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया था। अब देखो, मॉडर्न टाइम में इस वर्ड का मतलब हम इंडिया से ले रहे हैं। 13th सेंचुरी में किससे लिया गया था इस वर्ड का मीनिंग? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो लैंड आती है, सिर्फ उस एरिए से। तो हम देख सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ साथ चेंजेस आ जाते हैं वर्ड मीनिंग्स में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, सब चीज़ में। और 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो बाबर था, उसने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। सब कॉन्टिनेंट है जो, उसके इनहेबिटेंट्स, उसके कल्चर, उसके फोना, ज्योग्राफी, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए उसने इनका यूज़ किया था। तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि हिंदुस्तान अकेले वर्ड का अलग अलग सेंचुरीज़ में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ में, कि ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ को लेकर अगर हिस्टोरियंस कुछ लिखते हैं तो उनको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ जाती है। जो आजकल हिस्टोरियंस हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है उन टर्म्स के बारे में जो पास्ट में यूज़ की गई हैं, और उनके डिफरेंट थिंग्स से उनके मतलब निकलते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। एक आपको मैंने हिंदुस्तान वाला एग्जांपल दिया, अब एक फ़ॉरनर वाला एग्जांपल देती हूँ। अगर आज के टाइम पे हम देखें, फ़ॉरनर हम किसको बोलते हैं? जो इंडियन नहीं है, ठीक है, हु इज़ नॉट एन इंडियन। बट अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें, जो 700 सीई से लेके
उसके बाद का था, मॉडर्न टाइम से पहले और 700 CE से बाद का। तो उस टाइम में फॉरनर हम बोलते थे किसी स्ट्रेंजर को, जैसे विलेज में या सिटी में कोई नया आ जाता था ना पर्सन जो सोसाइटी के लिए न्यू होता था, उसको बोलते थे फॉरनर। ठीक है, तो अब देखो अलग हो गया मेडिवियल पीरियड में इसका मीनिंग। और हिंदी में जो परदेसी वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है, हिंदी में फॉरनर वर्ड के लिए हम परदेसी वर्ड यूज़ करते हैं, पर पर्शियन में अजनबी वर्ड यूज़ किया जाता है। और जो सिटी डिवेलर होते हैं, शहर में रहने वाले होते हैं, वो जंगलों में रहने वालों को फॉरनर बोल सकते हैं। पर जो दो पीजेंट्स हैं, दो किसान हैं, वो एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं, उन वो एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं है। तो यहाँ बेशक वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड के हैं, हम उनको फॉरनर नहीं कह सकते। तो यही बात यहाँ पे समझने वाली है बस, कि अलग अलग टाइम पीरियड के साथ चीज़ों के मतलब भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ को समझ के फिर उनको हिस्ट्री को लिखना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। एंड मैं आपको अपने इस फर्स्ट चैप्टर की जो 2 वीडियोस हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले हो चुकी है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप उनको भी एक बार रिवाइज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।